ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में क्लास 11th में बायोलॉजी का लेसन 10 जिसका अपने पार्ट आज 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें अपने अंतरावस्था के बारे में पढ़ा था और सूत्री विभाजन अवस्था के बारे में पढ़ा। सूत्री विभाजन अवस्था को अपने 4 भागों में बांटते हैं। सूत्री विभाजन अवस्था यानी एम्प्रावस्था, इसे 4 भागों में बांटा गया, जिसमें अपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज इनके नाम नोट किए थे। इसमें सबसे पहले अपने प्रोफेज यानी पूर्वावस्था के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में थी मध्यावस्था के बारे में अपने कंप्लीट पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज उसके बाद में है एनाफेज या पश्चावस्था। इसे क्या कहते हैं? पश्चावस्था को एनाफेज भी बोला जाता है। तो इसमें पश्चावस्था या जो एनाफेज अवस्था है, इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं वह भी अपने ध्रुवों की तरफ वापस गति करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? जो मध्यावस्था पट्टिका पर आए गुणसूत्र होते हैं एक साथ वो अलग होने लग जाते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए गुणसूत्र अलग होने लग जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है? अलग अलग गुणसूत्र हैं वो दोनों सिरों पर जाने लग जाते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। जो इसमें गुणसूत्र होते हैं वो कैसे दिखाई देंगे? यानी पहले मध्यावस्था पट्टिका पर इस तरह से आएंगे। मध्यावस्था में जो गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका पर आते हैं वह इस अवस्था में वापस दोनों ध्रुवों पर जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पहले मध्यावस्था पर दोनों गुणसूत्र जितने दोनों ध्रुवों से जो इकट्ठे होकर आते हैं वह वापस ध्रुवों पर जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से सिरों पर जाना वापस शुरू कर देते हैं। इस कारण इसे पश्चावस्था कहा गया, क्योंकि इसमें गुणसूत्र वह वापस अपने ध्रुव पर जाने के कारण पीछे की तरफ गति करते हैं। तो इस कारण इसे एनाफेज या पश्चावस्था कहा गया। प्रत्येक गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करता है और इनकी भुजाएं होती हैं वो क्या? गुणसूत्र की भुजाएं पीछे की तरफ ला जाते हैं। इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से गति की तो जब ये यहाँ तक इस तरह से पहुंचते हैं तो इनकी भुजाएं होती है वो इस तरह से पीछे की तरफ रह जाती हैं। जैसे ये गुणसूत्र है तो ये इधर की तरफ गति कर रहे हैं तो इनकी भुजाएं हैं वो पीछे दिखाई देंगी। तो ये भुजाएं इस तरह से पीछे दिखाई देते हैं। तो यहाँ इसमें आपने नोट करना है, इसमें गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ गति करते हैं, ध्रुवों की तरफ गति करते हैं तथा गुणसूत्र
भुजाएं होती हैं वह पीछे आती हैं इनके। तथा गुणसूत्र भुजाएं पीछे आती हैं, यानी गुणसूत्र बिंदु होगा वो आगे की तरफ गति करेगा, ये गुणसूत्र बिंदु है, और इसके तरफ जो भुजाएं होती हैं वो इसके पीछे पीछे गति करती हैं। अब इस पश्चावस्था की विशेषताएं कौन सी होती है? गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। इसमें विशेषताएं अपने क्या नोट करेंगे? तो ये डायग्राम आपने इस तरह से बनाना है, इसकी दो विशेषताएं नोट करनी है। गुणसूत्र विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। गुणसूत्र विखंडित होते हैं व अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो ये पश्चावस्था है भाग कंप्लीट होता है। इसके बाद में अंत्यावस्था या जिसे टेलोफेज बोला जाता है। चार नंबर अवस्था है अंत्यावस्था या टेलोफेज। इस अवस्था में क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं वह ध्रुवों की तरफ पहुंचे होते हैं पहले वाली अवस्था में। इसमें क्या जो कोशिका द्रव्य होता है वह धीरे धीरे विभाजित होने लगता है और जो केंद्रक है वह पुनः बनना शुरू हो जाता है और दो कोशिका के रूप में दिखाई देता है। यानी एक कोशिका होती है इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं, फिर वो कोशिका विभाजन की अवस्था शुरू होती है, यानी जिसमें कोशिका द्रव्य बढ़ जाएगा तो दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। वो इस अवस्था के बाद में शुरू हो जाती है, अंत्यावस्था के बाद। यह सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। यह सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। इसमें कैसे दिखाई देगा? जो कोशिका का विभाजन होगा तो इस तरह से कोशिका है, गुणसूत्र है, ध्रुवों की तरफ गति किए, ध्रुवों की तरफ गति करने के बाद में तो इस तरह से यहाँ पर जो केंद्रक है वह बनना शुरू हो जाएगा। इधर भी केंद्रक है उसमें गुणसूत्र इस तरह बनना शुरू और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसमें गुणसूत्र संघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों
दिखाई नहीं देता है। इसमें एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। इसमें एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। इस जो अवस्था में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं होती है? इस अवस्था में निम्न घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ एकत्रित हो जाते हैं और अपनी पहचान समाप्त कर लेते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं व उनकी पहचान समाप्त हो जाती है। उनकी पहचान समाप्त हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। यानी इसमें क्या होगा? गुणसूत्र पूरे संघनित हो गए। संघनित होने के बाद में उनकी जो तंतुओं के समान दिखाई दे रहे थे उस तरह से नहीं दिखाई देंगे। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ क्या केंद्रक झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाता है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और वापस केंद्रिका, गोलजिका, अंतर्द्रवी जलिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में वापस केंद्रिका, गोलजिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रवी जालिका EPR का निर्माण पुनः हो जाता है। तो ये जो अंत्यावस्था थी, इस अंत्यावस्था में क्या विशेषताएं होगी? यानी केंद्रक भी वापस बन गया और उसमें जो कोशिकांग होते हैं वो भी वापस बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से एक तरह ये दो कोशिकाओं के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और बाद में इसमें जो केंद्रक कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली है, ये भी विभाजित होकर दो कोशिकाओं के रूप में बदल जाती है। ये जो दोनों अवस्थाएं थी समसूत्री विभाजन की, वो कंप्लीट हुई। लास्ट वीडियो में अपने दोनों कंप्लीट की थी। इसके बाद है कोशिका द्रव्य विभाजन। फिर अगला पॉइंट कौन सा नोट करना है अपने को? कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होगा? इस तरह से कोशिका है वह दो भागों में विभाजित हो जाती है और यहाँ एक केंद्रक बन गया, इसमें केंद्रिका बन गई, यहाँ गोलजिका बन गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका निर्माण शुरू हो गया। यहाँ पर इधर भी इसी तरह से केंद्रक बन जाता है, इसमें केंद्रिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण हो जाता है और इसके साथ गोलजिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और यहाँ से जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है ये भी शुरू हो जाता है। एक कोशिका है वो दो कोशिकाओं में बंट जाती
अवस्था में कोशिका का जो द्रव्य होता है वह दो भागों में बढ़ जाता है। द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक भाग में एक एक केंद्र का जाता है। प्रत्येक भाग में क्या होता है, एक एक केंद्र आ जाता है। दोनों भाग अलग होकर स्वतंत्र कोशिकाओं में बंट जाते हैं, स्वतंत्र कोशिका बनाते हैं। इन नई कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इन नई कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। इन नई कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं कहा जाता है। और इसमें जीव द्रव्य का विभाजन एक खांच बनने के बाद होता है। एक कोशिका की खांच बन जाती है, जैसे यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही, तो यहाँ बीच में खांच बनने के बाद ये धीरे धीरे अंदर की तरफ धंस जाती है और जो जीव द्रव्य है वह दो भागों में बंट जाता है। और जो पादप है उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका पट्टिका द्वारा होता है। पादपों में कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका पट्टिका से होता है। तथा दोनों कोशिकाओं में, दोनों पुत्री कोशिकाओं में जनक कोशिका के समान सभी कोशिकांग होते हैं। सभी कोशिकांग होते हैं। ये है कोशिका द्रव्य विभाजन में जो कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो इस तरह से अपने नोट करनी है। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसे आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।